गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपने आजू बाजू में जो भी वस्तुएं देखते हैं वो किससे बनी होती है और कैसे बनी होती है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु आपने अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। परमाणुओं को आपको पता है कि अणुओं से मिलकर बना होता है, और आज हम पढ़ेंगे परमाणुओं की संरचना। ठीक है, आज हम परमाणुओं की संरचना पढ़ेंगे। अभी देखो, अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। विभिन्न प्रकार के पदार्थ अस्तित्व उन परमाणुओं, देखो जो भी पदार्थ होगा, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा। ठीक है, परमाणु का अगर देखा नहीं जा सकता है वैसे, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का एक अणु होता है, फिर उसको भी और छोटे भागों में डिवाइड करें तो परमाणु होता है। ठीक है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। हर तत्व का अपना एक परमाणु होता है, अलग अलग होते हैं तत्व। ठीक है, अगर दो तत्व समान है तो उनके परमाणु भी समान होंगे। जैसे जल का ले लो, H2O ही होगा, कहीं का भी जल हो, नदी, तालाब, झरने, पानी की बोतल। ठीक है, उसका परमाणु तो सेम ही रहेगा। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? ये क्वेश्चन है। अब बता सकते हैं कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान। पहला वैज्ञानिक कौन था? डाल्टन, जिसने क्या बताया कि परमाणु है जो उसके भीतर छोटे अन्य घटक भी हो सकते हैं। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में देखो, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि परमाणु को और कितने छोटे घटकों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु के मॉडल दिए, जिनसे यह पता चला कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। परमाणु के भीतर कण कैसे व्यवस्थित है ये। अभी देखो, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों में सबसे बड़ी चुनौती थी। 19वीं शताब्दी, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे वैज्ञानिक ये बता रहे थे कि चुनौती थी कि परमाणु की संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन और भी कण है। ठीक है, परमाणु को अविभाज्य न होने के संकेतों में एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन से मिला। ठीक है, कैसे मिला? जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत के चालक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और कुछ अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो वहां से ये पता चला कि परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ तो है, जब भी तो पदार्थ अलग अलग रिएक्ट कर रहा है। विद्युत का चालक है, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी पदार्थों में आवेशित कण, ये विद्युत के कारण आवेशित होते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट या क्रियाकलाप किया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप है, सूखे बालों पर कंघी फेरना और उसको कागज के टुकड़े के ओर ले जाना, तो उससे आकर्षित होंगे। ये आपका क्रियाकलाप है, घर पे कर सकते हैं। एक कांच की छड़ ले लेना और सिल्क का कपड़ा ना मिले तो कोई भी कपड़े पर उसको रगड़ना। उस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाना। अभी गुब्बारा मिल जाए तो ठीक है, उसमें हवा भर लेना। एक कांच की छड़ ले लेना, कांच की छड़ न मिले तो घर पे चम्मच जो भी मिले उसको कपड़े पे रगड़ना और फिर गुब्बारे के पास ले जाना। या आप बालों में कंघा तो करोगे, उसको कागज के पास ले जाएंगे तो कागज के पत्ते उससे आकर्षित होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वो गुब्बारा दूर भागेगा छड़ से। क्रियाकलाप करने के बाद आपको क्या पता चलेगा? इससे निष्कर्ष निकला है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से विद्युत आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्युत का आवेश आ जाता है उनमें, कंघे में या कांच की छड़ में। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला, यह पता चला कि परमाणु विभाज्य होता है। ये आवेश कैसे आता है उसमें, कंघे में या उसमें, कि परमाणु विभाज्य होते हैं। विभाज्य होने के कारण उसमें कुछ आवेशित कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और वह आवेशित हो जाएंगे। परमाणु में
उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, यह पता चल गया था 19वीं शताब्दी में कि परमाणु क्या है, साधारण नहीं है और अविभाज्य भी नहीं है, अविभाज्य है बल्कि कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन तो विद्वान होता है उस। ठीक है, ये किसने पता किया, जे थॉमसन ने। अभी इलेक्ट्रॉन से संबंधित जानकारी किसने 1886 में ई गोल्डस्टीन ने दी। ठीक है, एक विकिरण की खोज की जिसे क्या बोलते हैं, केनाल रे के नाम से दिया। ठीक है, किरणें धनावेशित विकिरण थी। कौन सी विकिरण थी वे, धनावेशित, जिनके द्वारा अनंत दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। धनावेशित की खोज कब हुई, केनाल रे ने की थी। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक। ठीक, जो प्रोटॉन नहीं, जो धनावेशित थे उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा था, 2000 गुना। यहाँ पे 2000 गुना लग रहा है पर बहुत कम होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रोटॉन। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना बड़ा होता है, तो 2000 गुना अधिक होता है। अब इलेक्ट्रॉन को इससे दर्शाते हैं ई माइनस से और प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं, पी प्लस से। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई आवेश +1 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है 0 के बराबर और उसको -1 बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना गया कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। फिर ये मान लिया कि चलो परमाणु में कौन क्या क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है जो परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। सो भी यह प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। अब देखो, अब प्रश्न क्या उठता है कि कण परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है, कि जो भी परमाणु है उसकी संरचना कैसे, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। परमाणु की संरचना किस प्रकार की है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, केनाल किरणें क्या है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो उसका आवेश 0 होगा कि नहीं। अभी परमाणु की संरचना देखेंगे। परमाणु की संरचना डाल्टन का आपने पढ़ चुके क्लास 3 में, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी है, ना तो विभाज्य। अविभाज्य है ये बोला डाल्टन ने और अविनाशी भी। लेकिन परमाणु के भीतर दो चीजें हमें मिल गई, 2 कण मिले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को, डाल्टन की धारणा गलत हो गई। ठीक है, जो चीजें हमें पता चलती है पीछे वाली को हम गलत मान लेते हैं। अब ये जानना जरूरी था, ये तो पता चल गया था कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पर ये नहीं था कि वो किस प्रकार उसके अंदर व्यवस्थित है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार से है वो नहीं समझा। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके अलग अलग मॉडल दिए। फिर पहला किसने दिया, जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया, जे थॉमसन ने। अभी हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसने क्या बोला, क्रिसमस केक की तरह होता है। क्रिसमस केक नहीं तो उसने बोला कि तरबूज की तरह होता है। तरबूज में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और पूरा तरबूज परमाणु। धनावेशित गोला हो गया और इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवे, जैसे कि तरबूज है। तरबूज आप सबने देखा होगा, तरबूज ऐसा होता है। तो ये पूरा एक धनावेशित गोला है। कैसा गोला है, धनावेशित। तो इसमें जो बीज है
वो ऋण आवेशित है। और वो केक भी ऐसा ही होगा, क्रिसमस का केक, उसमें जो केक होता है उसके अंदर मेवे लगे होते हैं सूखे, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। उदाहरण ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु धनावेश तरबूज के खाने, तरबूज की तरह देख लो। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, तो ये पूरा क्या है, धनावेशित गोला है, तरबूज मान। और इसमें जो उसके बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये किसने दिया, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। अभी ये देखो इसकी बायोग्राफी है जे थॉमसन की थोड़ी। जे थॉमसन 1856 में पैदा हुए, 1940 में मर गए। 1956 में कौन सी जगह पे हुआ था उनका जन्म, मैनचेस्टर में। और उन्हें कौन सी सन में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, 1906 में। और इनको भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। और जब वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब कितने साल के थे वो, और ये 35 साल तक कैम्ब्रिज ढूंढ लेना गूगल में, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रयोगशाला के निर्देशक थे। प्रयोगशाला लैब स्कूल में होगी। उनके 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर, उनके 7 अलग अलग सहयोगी थे, उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी देखो थॉमसन ने क्या प्रूव किया, परमाणु के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। परमाणु धनावेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धस्य होते हैं। ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, विद्युत का उदासीन होता है। और उसने बताया कि परमाणु में जो ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन और धनात्मक मतलब प्रोटॉन, उनका परिणाम समान होगा। अभी आगे उसको नहीं समझा सका जे थॉमसन, तो दूसरे वैज्ञानिक आए। दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत प्रचलित हुआ, जिन्होंने एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ये जानने की इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, तेज गति अल्फा कण लिए और अल्फा कणों को क्या किया, सोने की पन्नी पर टकराया। ठीक है, देखो जैसे ये आपकी एक सोने की पन्नी है, ये आपके एक सोने की पन्नी है। ठीक है, इस पे ये छोटे छोटे क्या हैं, सोने के परमाणु है। क्या है, सोने के परमाणु। और इस पे क्या किया, अल्फा कण टकराया। ये जो जा रहे हैं तीर के निशान वाले, इनको अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कण किया तो उससे क्या निकला, उसे देखो सोने की पन्नी चुनी और बहुत पतली पन्नी थी, 1000 परमाणुओं के जितने मोटी। ठीक है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, द्विआवेशित, उनपे 2 आवेश होते हैं। हीलियम के कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। क्योंकि इनका द्रव्यमान कितना होता है ये पूछा जा सकता है, 4u। तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों के पर्याप्त ऊर्जा होती है और उसमें ऊर्जा भी होती है। अभी देखो सोने की पन्नी पर अल्फा कण जब टकराए, यहाँ पे ये भी है कि अल्फा कण प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक विक्षेपण की आशा नहीं होती है। मतलब अल्फा कणों का अगर गुजारा जाए तो सीधे निकल जाएंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण केंद्र से टकरा के वापस आ गए, जैसे ये वाला, कुछ विक्षेपित हो गए। तेज गति से अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे, कुछ तो ज्यादातर तो सीधे निकल गए, पर कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए और 12,000 कणों में से एक कण तो वापस ही आ गया। अभी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से क्या मिला, रदरफोर्ड इस प्रकार अनिश्चित, जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को, मतलब ऐसा हुआ, एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि एक तोप का गोला है,
उसे टिश्यू पेपर मतलब कोई भी पेपर लो और उससे उसके टुकड़े को मारते हुए वापस हो जाए। अभी देखो ये रदरफोर्ड है, ये फोटो है। इसकी फोटो से आपको ध्यान आ जाएगा कि इसने कौन सा प्रयोग किया था सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का, और उससे क्या परिणाम निकले। इनका जन्म 1871 से 1934 तक 30 अगस्त 1971 में प्रिंसन ग्रोव में हुआ था। उनकी नाभिकीय भौतिकी का जनक माना, इनको किसका जनक माना जाता है? रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी, फिजिक्स। रेडियोथर्मी में अपने योगदान सोने की पन्नी पर परमाणु नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए और 1960 में इन्हें भी क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। अभी देखो जो ये प्रयोग किया इन्होंने, उससे क्या निष्कर्ष निकला। एक क्रियाकलाप करते हैं, अभी हम एक क्रियाकलाप करेंगे, आप भी अपने घर पे करें। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। एक बच्चा है, ठीक है, आप ही हो मान लो, आप आंख बंद करके एक दीवार के सामने खड़े हैं। उस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। अभी दीवार है, उस पर आप पत्थर फेंकते हैं कुछ दूरी पर, बिल्कुल सटीक मत खड़े हो जाना, लग सकता है पत्थर। प्रत्येक पत्थर की दीवार से टकराने के साथ ही वह आवाज सुनेगा। अभी जैसे जैसे पत्थर दीवार पे टकराएगा तो आपको आवाज आएगी। अगर वह इसे 10 बार दोहराए तो 10 बार आवाज आएगी, ठीक है। पत्थर मारोगे 10 बार दीवार के तो 10 बार ही आवाज आएगी। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा। अभी मान लो एक 4 दीवारी है, जैसे खेतों में तार नहीं लगाते हैं जानवरों से बचाने के लिए, उस पर अगर आप पत्थर मारो तो क्या होगा? कुछ पत्थर टकराएंगे, कुछ नहीं। तो जो पत्थर टकराएगा उसमें आवाज आएगी और खाली जगह से कुछ पत्थर सीधे निकल जाएंगे। ऐसा ही उसमें सोने की परत में इसमें हुआ था। ये एक क्रियाकलाप है जो आप कर सकते हैं। अभी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा क्या हुए? परमाणु के भीतर अधिकतर तो खाली जगह होती है, तो अल्फा कण सीधे निकल गए पन्नी से बाहर, और बहुत कण क्या हुए? विक्षेपित हो गए, मतलब अपने मार्ग से टकरा के थोड़ा सा कोण पर, और बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे कि संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु भीतर कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी है। जो भी परमाणु की त्रिज्या होती है उससे 10 गुना की पावर 5 छोटी है। ये रदरफोर्ड ने अभी उससे रदरफोर्ड मॉडल से क्या निष्कर्ष निकले कि परमाणु में क्या होता है? एक केंद्र होता है और वो केंद्र क्या होगा? धनावेशित होता है, और उसको क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं? ये एक सवाल पूछा जाए आपसे तो आप जब बता सकते हैं कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित केंद्र होता है उसको। एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, और जो भी द्रव्यमान है परमाणु का, जैसे ये परमाणु है तो उसके नाभिक में उसका संपूर्ण द्रव्यमान होगा। अभी किसी की परमाणु मॉडल निकाला रदरफोर्ड ने, उसमें कमियां तो होगी। अभी इसकी ये कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो हो वो इलेक्ट्रॉन का स्थायी पाना संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में चक्कर काटते रहते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकक्ष त्वरित होता है, त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा तो विकिरित होगी ही, नाभिक से टकरा भी सकता है वो। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु अस्थिर होता है, परमाणु स्थिर नहीं रहेगा अगर रदरफोर्ड के हिसाब से हम चले तो, पर परमाणु तो स्थायी होता है। इसके बाद बोर ने एक परमाणु की
बोर ने परमाणु मॉडल दिया। किसने दिया? बोर ने। रदरफोर्ड पर उठी उंगलियों से नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में आगे बताया और अलग अलग उदाहरण दी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। कौन सी कक्षा कहते हैं? विभक्त। जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, ये नील्स बोर है। ये 1885 से 1962 तक। 7 अक्टूबर 1985 में कोपेनहेगन में जन्म हुआ इनका, और 1916 में भौतिक शास्त्र प्रोफेसर रहे थे कॉलेज में। इनकी परमाणु संरचना पर अपने योगदान के लिए इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर बोर के विभिन्न लेख हैं, ये अलग अलग उसके लेख हैं, और ये प्रोफेसर नील्स बोर है। अभी देखो, ऐसा परमाणु होता है, परमाणु का ये नाभिक है, इसमें अलग अलग कक्षाएं होती है, के, एल, एम, एन, और इसमें ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, इनको ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।